बच्चू राम शंकर का आदमी है। शंकर ने दरअसल पूरे शहर में अपनी दादागिरी की धाक बिठा रखी है। छोटे छोटे जितने भी बदमाश हैं सब उसको मानते हैं और उसके आदमियों को भत्ता देते हैं। कुछ लोगों ने इलाके ठेके पर ले रखे हैं। बच्चू राम ने एक इलाके का ठेका ले रखा है। उस इलाके में चंद बड़े होटल, गेस्ट हाउसेज, रेस्टोरेंट्स और बड़े बड़े सुपर स्टोर्स भी हैं, जिनसे बच्चू राम रोजाना भत्ता वसूल करता है। बच्चू राम ने एक रक्षा मंडल भी बना रखा है। उसके आदमी रोजाना शाम को डिब्बा लेकर पूरे इलाके में घूमते हैं और हर होटल और दुकान से रक्षा मंडल के नाम पर भत्ता वसूल करते हैं। कारोबार के मुताबिक भत्तों के रेट भी मुकर्रर हैं। जो रोजाना खामोशी से तयशुदा भत्ता देता है वो उनके शर से महफूज रहता है, और जो इनकार करता है उसकी दुकान पर उस रोज डाका पड़ता है या तोड़फोड़ हो जाती है। लोग ऐसे नाखुशगवार वाकयात से बचने के लिए खामोशी से भत्ता देते हैं। बच्चू राम हर हफ्ते शंकर को 2 लाख रुपए अदा करता है। वैसे सुना है कि वो हफ्ते में 4-5 लाख रुपए के करीब रकम जमा कर लेता है। मैंने कहा, क्या नागराज से भी बराह रास्त उसका कोई ताल्लुक हो सकता है? शक्ति बोला, मुझे मालूम नहीं, वो शंकर का आदमी है। हो सकता है नागराज से भी उसका कोई ताल्लुक हो, मगर किस्सा क्या है गुरु? मैंने कहा, नागराज या शंकर का कुछ पता चला कि वो कहाँ है? शक्ति बोला, अभी नहीं। कोई खास समस्या? उसने एक बार फिर सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, हाँ, कुछ देर पहले मुझे पता चला है कि नागराज ये शहर छोड़ने का मंसूबा बना रहा है। अगर वो यहाँ से निकल गया तो फिर हमारे हाथ नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ कि उसके साथ सारा हिसाब किताब यहाँ का है और उसे यहीं पर बराबर किया जाए। लेकिन नागराज, शंकर और गोपाल वगैरह कहाँ छुपे बैठे हैं ये हम नहीं जानते, और नागराज का मंसूबा क्या है उसके बारे में बच्चू राम ही बता सकता है। बच्चू राम को तलाश करना बहुत जरूरी है, आज ही रात। शक्ति बोला, तो चिंता क्यों करते हो? हम बच्चू राम को आज रात ही पकड़ लेंगे गुरु। उसकी जबान खुलवाने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आएगी। उसने मुड़कर भनोट की तरफ देखा। बोला, भनोट, गुरु की सारी बातें तुमने सुन ली हैं। बच्चू राम इस वक्त कहाँ होगा? भनोट ने कहा, इस वक्त वो बदरी के शराब खाने में होगा। रोजाना रात 10 बजे के बाद वो वहीं मिलता है। मैं 1 घंटे के अंदर अंदर उसे यहाँ बुलाकर गुरु के कदमों में फेंक दूंगा। मैंने जल्दी से कहा, यहाँ नहीं, तुम मिट्ठू को साथ ले जाओ। हम झील के ढाबे से आगे वाले मोड़ पर तुम्हारा इंतजार करेंगे, मगर 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। भनोट ने कहा, नहीं लगेगा। ये कहते हुए वो बाहर निकल गया। उसके जाने के चंद मिनट बाद शक्ति भी चारपाई से उतर गया और जॉगर्स पहनने लगा। मैंने कहा, तुम्हारी टांग का जख्म अब कैसा है? चलने में तकलीफ तो नहीं होगी? शक्ति बोला, बिल्कुल नहीं गुरु। वो वेद तो कमाल का आदमी निकला। उसने 600 रुपए लिए, 100 रुपए इलाज और 500 रुपए अपनी जबान बंद रखने के। पता नहीं कौन सा मरहम लगाता था। 2-3 पट्टियां लगाने से ही जख्म भर गया। अब तो बहुत मामूली सी तकलीफ है, मगर मुझे चलने में कोई परेशानी नहीं होगी। हम दोनों कमरे से बाहर आ गए। शक्ति ने दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया और हम उस अस्तबल नुमा हवेली से बाहर आ गए। गली में बाईं तरफ तकरीबन 200 गज के फासले पर एक छोटी सी दुकान थी जो उस वक्त भी खुली हुई थी। अंदर लालटेन जल रही थी। शक्ति ने दरवाजे में झांकते हुए आवाज दी, छबेली, ओ छबेली। अंदर से एक निस्वानी आवाज आई, क्या है रे, कौन है, क्या चाहिए? शक्ति बोला, वो चाय बना कर दे जरा जल्दी, अच्छी सी। मैं उस दुकान से जरा आगे जाकर खड़ा हो गया। तकरीबन 20 मिनट के बाद शक्ति चाय के 2 गिलास लेकर आ गया। हम वहां खड़े चाय पीते और बातें करते रहे। चाय खत्म करके उसने खाली गिलास वापस किए और दोबारा मेरे करीब आकर इशारा किया। वहां से तकरीबन 100 गज आगे एक मोड़ था। उस मोड़ के एक तरफ तो तारीकी में डूबे हुए पुरानी तर्ज के मकान थे और दूसरी तरफ आगे वीराना था। उस मोड़ पर एक गाड़ी के हेडलैंप्स की रोशनियां देखकर हम दोनों टीले की आड़ में चले गए। वो एक खुली जीप थी जो मोड़ पर आकर रुक गई। एक आदमी उतरा और इधर उधर देखने लगा। जीप रुकते ही हेडलैंप्स बुझा दिए गए, लेकिन उस आदमी की आवाज सुनते ही हम सामने आ गए। वो भनोट था। जीप की पीछे वाली सीटें आमने सामने थीं। एक सीट पर 3 आदमी बैठे हुए थे। बीच वाले के मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था और हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे। दोनों आदमियों में से एक के हाथ में पिस्तौल था और दूसरे के हाथ में चाकू। मैं और शक्ति सामने वाली सीट पर बैठ गए और भनोट ने स्टीयरिंग संभाल लिया। इंजन स्टार्ट करके जीप आगे बढ़ा दी। उसने हेडलैंप्स रोशन नहीं किए थे। वो अमावस की रात थी, गहरी तारीकी थी। उस तारीकी में रोशनी के बगैर जीप चलाना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन भनोट बड़ी महारत का मुजाहरा कर रहा था और रास्ता भी गालिबन उसका देखा भाला था, और वो गालिबन ये भी जानता था कि उसे कहाँ जाना है। तकरीबन 20 मिनट तक टीलों में चलने के बाद जीप एक और तंग से रास्ते पर मुड़ गई। तकरीबन 100 गज आगे किसी इमारत के खंडर थे। भनोट जीप को उन खंडरों में ले गया और एक दीवार की आड़ में रोककर हेडलैंप्स रोशन कर दिए। पीछे मिट्ठू के साथ शक्ति का एक और आदमी था जो बच्चू राम को जीप से उतारकर हेडलैंप्स की रोशनी में ले आए। शक्ति ने उसके मुंह में ठुसा हुआ कपड़ा निकाला और हाथ भी खोल दिए। फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, गुरु, पूछो जो पूछना है। बच्चू राम बोल उठा, तुम लोग बचोगे नहीं।
जब मेरे आदमियों को पता चलेगा कि मुझे किडनैप किया गया है तो वो तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शक्ति ने उसे जोरदार ठोकर मारते हुए कहा, वो तो तुम्हारा खोज नहीं लगा पाएंगे, हमें कैसे ढूंढेंगे। मैंने आगे बढ़ते हुए कहा, अगर तुम तशद्दुद से बचना चाहते हो तो मेरी बातों का ठीक ठीक जवाब दे दो। फिर मैंने उसकी बात का इंतजार किए बगैर कहा, नागराज ये शहर छोड़कर कहाँ जाना चाहता है और उसका मंसूबा क्या है। बच्चू राम चौंक गया, उसका चेहरा एकदम धुआं हो गया था। वो खौफजदा सी नजरों से चंद लम्हे मेरी तरफ देखता रहा, फिर बोला, मैं नागराज के किसी मंसूबे के बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, तो फिर तुम्हें कैसे पता चला कि वो यहाँ से जाने वाला है। वो घिघियाया, नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने मजीद कुछ पूछे बगैर उस पर ठोकरों की बारिश कर दी। वो जमीन पर लौटता और चीखता रहा। एक मौके पर उसने उठकर भागने की कोशिश भी की, मगर भनोट ने उसे पकड़ लिया और खूं से ठोकरे मारते हुए मेरे कदमों में ला फेंका। भनोट ने उसे बालों से पकड़कर सर को पीछे की तरफ झटका दिया। अबे जबान खोलता है या तेरी जबान काटूं। दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ चाकू उसके चेहरे के सामने लहराया, लेकिन बच्चू राम ने जबान नहीं खोली। वो वाकई बड़ा सख्त जान था। इस मर्तबा मिट्ठू ने उसे ठोकरों पर रख लिया और फिर उसका बाजू पकड़कर उसकी कोहनी पूरे जोर से अपने घुटने पर मारी। बच्चू राम ज़िबा होते हुए बकरे की तरह बिलबिला उठा। वो जमीन पर बुरी तरह मचलने लगा। मिट्ठू ने उसका दूसरा बाजू पकड़ा, बोला, मैं तेरे शरीर का जोड़ जोड़ अलग कर दूंगा। इस मर्तबा भी मिट्ठू ने वही अमल दोहराया। इस मर्तबा बच्चू राम की चीखें पहले से ज्यादा बुलंद थीं। मिट्ठू ने उसकी टांग पकड़ी तो बच्चू राम चीख उठा, ठहरो ठहरो, बताता हूँ। मैंने मिट्ठू राम को इशारा किया। वो बच्चू राम को छोड़कर हट गया। बच्चू राम देर तक औंधा पड़ा कराहता रहा। उसके दोनों बाजू कोहनियों से टूटकर बेकार हो गए थे। मिट्ठू उसे जोरदार ठोकर मारते हुए गुर्राया, अबे बोलता है या टांगें भी तोड़ूं, जल्दी कर, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। बच्चू राम रो दिया, बोला, बताता हूँ। मैंने चंद मिनट उसे मौका दिया ताकि अपने आप को संभाल ले। फिर मैंने सवालात का सिलसिला शुरू कर दिया। वो फर बोलने लगा। कहा, कैंप की तबाही के बाद बड़े बड़े अफसर नागराज से नाराज हो चुके हैं। नागराज ने सारा इल्जाम अगरचे एक पाकिस्तानी आतंकवादी पर लगा दिया है, लेकिन वो अपने आप को भी बरीउज़्ज़िम्मा साबित नहीं कर सकता। आला हुकाम को भी ये शुबा है कि अचाल शिवा मंदिर को आग भी उसी ने लगवाई थी। कोई एक शख्स इतनी बड़ी बिल्डिंग, बल्कि एक दूसरे से मिली हुई कई बिल्डिंगों को इस तरह आग नहीं लगा सकता कि वो बैक वक्त भड़क उठे। नागराज पर अगरचे ये इल्जाम साबित नहीं हो सका, मगर उसकी तहकीकात के लिए दिल्ली से माहिरीन बुलवाए गए। नागराज को रॉ की पुष्ट पनाही हासिल थी, मगर वो भी अब उससे नाराज हैं, क्योंकि ये इंकशाफ भी हुआ है कि उसने अपनी जाती दुश्मनी की बिना पर रॉ के भी कई आदमियों को मरवा दिया था। सरकार नागराज को महज इसलिए छूट दे रही है कि वो एक और खतरनाक मंसूबे पर काम कर रहा है। वो मंसूबा मुकम्मल हो जाने से हमारी सरकार पाकिस्तान में दहशतगर्दी का ऐसा तूफान उठा देगी जिस पर वहां की सरकार काबू नहीं पा सकेगी। मैंने कहा, और नागराज का वो खतरनाक मंसूबा जहरीले इंजेक्शनों की तैयारी है जिसके लगाने से इंसान झटके खाकर मर जाता है। बच्चू राम बोला, हाँ। दूसरी तरफ नागराज उस पाकिस्तानी महाशय से खौफजदा है जिसकी वजह से उसे इतने नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। नागराज के कई अहम आदमी उसके हाथों मारे जा चुके हैं और नागराज को डर है कि अगर यही सूरत हाल रही तो वो पाकिस्तानी नौजवान किसी वक्त उस तक पहुंच जाएगा। इसलिए उसने यहाँ से जाने का मंसूबा बनाया है ताकि किसी महफूज मकाम पर जाकर अपने मंसूबे पर काम कर सके। मैंने कहा, क्या सरकार को उसके इस प्रोग्राम का पता है? बच्चू राम ने नफी में सर हिलाया, बोला, नहीं। वो चोरी छुपे यहाँ से निकलना चाहता है। उसका ख्याल है कि कुछ अरसा गायब रहेगा और जब अपना जहरीला मंसूबा मुकम्मल करके सरकार को पेश कर देगा तो सरकार उसके सारे गुनाह माफ कर देगी। मैंने पूछा, उसके साथ कौन कौन जा रहा है? वो कब और कहाँ जाएगा? वो बोला, बेला, शंकर गोपाल और पंडित अमरेश होंगे। नागराज ज्यादा लोगों को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता, लेकिन हो सकता है आखिरी वक्त में वो किसी और को भी साथ ले ले। उसमें मेरा नाम भी हो सकता है, मगर मुझे इसकी तवक्को नहीं। मैंने कहा, नागराज का ये मंसूबा इतना खुफिया है तो तुम्हें कैसे पता चला? वो बोला, मुझे शंकर ने बताया था। उसने कहा था कि अगर मुझे साथ न ले जाया गया तो हम अपना बंदोबस्त कर लें। मैंने पूछा, शंकर कहाँ है? बच्चू राम ने कहा, वो राजेंद्र मार्ग के एक प्राइवेट क्लिनिक में है। मैं बच्चू राम से मजीद सवाल करता रहा और जब ये मालूम हो गया कि नागराज इस वक्त कहाँ छुपा हुआ है और वो कब और कहाँ के लिए रवाना होगा तो मैंने शक्ति को इशारा कर दिया। वो आगे बढ़ा, तेजी से झुका और उसके हाथ में पकड़ा हुआ चाकू दस्ते तक बच्चू राम के सीने में पेवस्त हो गया। बच्चू राम के मुंह से निकलने वाली वो आखिरी चीख खौफनाक थी जो पहाड़ियों में गूंज पैदा करती चली गई। पहाड़ियों से निकलकर सड़क पर आते ही भनोट ने जीप के हेडलैंप्स रोशन कर दिए और फिर जीप को आगे ले जाकर उस सड़क पर मोड़ दिया जो राजेंद्र मार्ग की तरफ चली गई थी। सड़कों की रौनक उजड़ रही थी। अभी हम अगले चौक से कुछ दूर ही थे
कि दाईं तरफ से आने वाली सफेद रंग की एक मारुति कार तेजी से चौक पार करती हुई हमारी जीप के आगे से बाईं तरफ मुड़ गई, लेकिन चंद गज आगे जाकर ब्रेकों की तेज चरचराहट से रुक गई। इस दौरान हमारी जीप सीधी चौक से आगे निकल गई थी। सफेद मारुति कार तेजी से मुड़कर हमारे पीछे लग गई और निहायत तेज रफ्तारी से हमें ओवरटेक करती हुई आगे निकल गई। शक्ति पिछली सीट पर मेरे साथ बैठा हुआ था। वो आगे की तरफ मुंह करके चीखा, भनोट होशियार, ये बच्चू राम के आदमी हैं, इन्होंने शायद जीप पहचान ली है। भनोट ने भी चीख कर कहा, चिंता मत करो, निमट लेंगे इनसे भी। कार में सिर्फ 2 आदमी थे, एक ड्राइव कर रहा था और दूसरा पिछली सीट पर बैठा हुआ था। कार जीप से तकरीबन 20 गज आगे निकलकर सड़क पर आड़ी तिरछी रुक गई और पिछली सीट वाला आदमी बड़ी फुर्ती से उतरकर सामने खड़ा हो गया। उसके हाथ में पिस्तौल था, मगर उसका रुख नीचे की तरफ था, जिससे अंदाजा होता था कि वो फौरी तौर पर गोली चलाने का इरादा नहीं रखता। जब हम पहाड़ियों की तरफ जा रहे थे, भनोट ने बताया था कि किस तरह उन्होंने बच्चू राम को शराब खाने से बाहर निकालकर गिरफ्त में ले लिया था और उसकी जीप ले उड़े थे। और मेरा ख्याल था कि उसके किडनैप होने का पता चल जाने पर उसके आदमियों ने उसकी तलाश शुरू कर दी होगी और उस मारुति पर सवार आदमियों ने जीप को देख लिया था। वो कोई कार्रवाई करने से पहले तस्दीक करना चाहते थे कि बच्चू राम जीप में है या नहीं। भनोट चीखा, होशियार। उसके साथ ही उसने पूरी कुव्वत से एक्सेलरेटर दबा दिया। जीप गोली की तरह आगे बढ़ी। सामने खड़े हुए शख्स ने छलांग लगाकर एक तरफ हटने की कोशिश की, मगर जीप की टक्कर से न बच सका। जीप की टक्कर खाकर वो कार से टकराया और फिर दूसरे ही लम्हे जीप उस शख्स और कार को धकेलती हुई दूर तक ले गई। वो शख्स जीप और कार के दरमियान पिचक कर रह गया। टक्कर लगते ही कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ शख्स उछलकर बाहर गिरा। वो जीप की जद में आने से बच गया था। उसने जमीन पर गिरते ही गोली चला दी। गोली जीप के बाईं तरफ वाली टेल लाइट पर लगी, मगर शक्ति ने उसे दूसरा फायर करने का मौका नहीं दिया। उसने जीप से छलांग लगा दी और हवा में उड़ता हुआ उस शख्स के ऊपर जा गिरा। जीप एक जोरदार झटके से रुक गई। मैंने भी छलांग लगा दी। वो कार बुरी तरह पिचक गई और उस आदमी का तो कीमा सा बनकर रह गया। शक्ति और दूसरे आदमी आपस में गुत्थम गुत्था थे। शक्ति ने उसका पिस्तौल वाला हाथ गिरफ्त में ले रखा था। मैंने तेजी से आगे बढ़कर उस शख्स के बाजू पर पैर रख दिया और पूरी कुव्वत से उसे कुचलने लगा। उसके हाथ की उंगलियां खुल गई और पिस्तौल शक्ति के कब्जे में आ गया। शक्ति उछल कर खड़ा हो गया और पै दर पै उसके सीने पर 3 गोलियां चला दी। भनोट इस दौरान जीप को रिवर्स में लेकर कई गज पीछे ले जा चुका था। मैं और शक्ति जीप की तरफ दौड़े और हमारे बैठते ही जीप उछलकर आगे बढ़ गई। मिट्ठू और उसका साथी पहले ही जीप पर सवार हो चुके थे। शक्ति ने उस आदमी से छीना हुआ पिस्तौल जेब में रखते हुए कहा, भनोट, पहले गुरु को उसके ठिकाने पर छोड़ दो और फिर जीप को किसी वीरान सड़क पर छोड़ दो। किस तरफ जाना है गुरु? आखिरी अल्फाज उसने मुझसे कहे। मैंने इधर उधर देखा और फिर रास्ता बताने लगा और फिर रत्ना के मकान वाली गली से तकरीबन 2 फरलांग के फासले पर जीप रुकवा ली। मेरे उतरते ही जीप फर्राटे भरती हुई आगे निकल गई। मैं जब रत्ना के मकान के सामने पहुंचा तो रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। मैंने हौले से दस्तक दी। उसके 1 मिनट बाद अंदर वाला दरवाजा खुला। कदमों की हल्की सी आवाज उभरी और बाहर वाले दरवाजे के करीब रत्ना की सरगोशी सुनाई दी। कौन है? मैंने कहा, मैं हूँ, दरवाजा खोलो। दरवाजा आहिस्ता से खुल गया और मैं अंदर दाखिल हो गया। वो दोनों जाग रही थी और मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि दोनों में दोस्ती हो चुकी है, क्योंकि यहाँ आने के बाद मैंने राधा के रवैये में कशीदगी और तनाव के जो आसार महसूस किए थे वो खत्म हो चुके थे। राधा ने कहा, तुम जिस काम के लिए गए थे उसका क्या हुआ? मैंने कहा, रत्ना की इत्तला दुरुस्त है। नागराज ये शहर छोड़ने का मंसूबा बना रहा है। मैंने बच्चू राम से सब कुछ उगलवा लिया है और उसकी जबान भी हमेशा के लिए बंद कर दी है। फिर मैं उन्हें तफसील से सब कुछ बताने लगा। आखिर में कहा, रॉ वाले भी नागराज से नाराज हैं। कैंप की तबाही के बावजूद उसे महज इसलिए छूट दी जा रही है कि वो जहरीले इंजेक्शन तैयार करने के मंसूबे पर काम कर रहा है। नागराज का ख्याल है कि यहाँ रहकर मेरी वजह से वो सुकून से काम नहीं कर सकेगा। इसके अलावा रॉ वाले भी उसे परेशान करेंगे, इसलिए वो चोरी छुपे अपने चंद खास आदमियों के साथ निकल जाने का मंसूबा बना रहा है। वो किसी ऐसी जगह जाना चाहता है जहाँ रॉ वाले भी उसका सुराग न लगा सकें और वो सुकून से अपने मंसूबे पर काम कर सके। उसका ख्याल है कि जब वो अपना मंसूबा मुकम्मल करके पेश करेगा तो सरकार उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर देगी। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर कहा, लेकिन मैं ना तो उसे यहाँ से जाने का मौका दूंगा और ना ही वो मंसूबा मुकम्मल करेगा। उसने जिस तरह मेरे मुल्क के बेगुनाह शहरियों पर दहशतगर्दी की सूरत में अजाब नाजिल कर रखा है, इसकी मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि आइंदा ऐसा कोई मंसूबा बनाते वक्त यहाँ की सरकार को 100 मरतबा सोचना पड़ेगा। राधा ने कहा, यहाँ नागराज जैसे लोगों की कमी नहीं है। तुम एक को मारोगे तो 10 नागराज पैदा हो जाएंगे। मैंने कहा, पाकिस्तान में भी मुझ जैसे सरफिरों की कमी नहीं है। एक मरेगा तो 100 पैदा होंगे
और किसी दुश्मन को उसके घिनौने मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। राधा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, नागराज को इतनी ज्यादा छूट मिलने की एक और वजह भी है। चंद साल पहले FBI का एक आदमी एक पुलिस इंस्पेक्टर के हाथों मारा गया था। वो दोनों एक ही केस पर काम कर रहे थे। पुलिस इंस्पेक्टर ने कामयाबी का सेहरा अपने सर सजाने के लिए FBI के एजेंट को मार दिया और इल्जाम उस जराइम पेशा गिरोह के सरगना पर थोप दिया, जिसके बारे में वो लोग तहकीकात कर रहे थे। लेकिन इंस्पेक्टर का राज फाश हो गया और अदालत ने उसे मौत की सजा दे दी। लेकिन नागराज रॉ के कई अहम आदमियों को मौत के घाट उतार चुका है। सरकार उसके बारे में सब कुछ जानती है, लेकिन उसे छूट दी जाती रही है। इसकी वजह सिर्फ ये नहीं कि वो बड़ी कामयाबी से दहशतगर्दी का कैंप चला रहा था। मैंने कहा, तो जहर के इंजेक्शन? राधा ने मेरी बात काटी, बोली, और भी बहुत कुछ है। वो पाकिस्तान में तखरीबकारी, दहशतगर्दी और लूट का खेल रचाने के अलावा और भी कई अहम मंसूबों पर काम कर चुका है। और बाज मंसूबे तो ऐसे हैं कि तुम्हारे मुल्क के लोग बड़ी खुशी से उसका शिकार हो रहे हैं। मैंने कहा, मसलन? राधा बोली, हेरोइन। तुम्हारे मुल्क में हेरोइन इस्तेमाल करने वालों की तादाद 1 करोड़ से तजावुज कर रही है। ये वो जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता खून में असर करता है और इसे इस्तेमाल करने वाला मफलूज होकर मौत की आगोश में चला जाता है और लोग ये जहर खुशी से पीते हैं, पैसे खर्च करके। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, तुम्हारे नेता हेरोइन के फैलाव का इल्जाम अब तक अफगानिस्तान पर थोपते रहे हैं। इसमें शुबा नहीं कि अफगानिस्तान से भी बड़ी मिकदार में हेरोइन तुम्हारे मुल्क में पहुंच रही है, लेकिन तुम्हारे मुल्क के शुमाली इलाकों में भी हेरोइन तैयार करने की लातादाद फैक्ट्रियां हैं और हेरोइन की तैयारी में जो केमिकल इस्तेमाल होता है वो भारत से जाता है। मैं उछल पड़ा, क्या? ये मेरे लिए एक सनसनीखेज इंकशाफ था। राधा ने कहा, ये सच है। ये केमिकल बहुत महंगा होता है, लेकिन पाकिस्तानी स्मगलरों को बराए नाम कीमत पर फरोख्त किया जाता है, जिसे वो अपनी कीमत पर अपने देश में हेरोइन तैयार करने वालों को फरोख्त करते हैं। मैंने कहा, लेकिन इसका नागराज से क्या ताल्लुक है? उसने कहा, इस केमिकल का फार्मूला भी नागराज ही के शैतानी दिमाग की पैदावार है। नागराज बुनियादी तौर पर एक सन्यासी है। उसे जड़ी बूटियों और सांपों पर अथॉरिटी समझा जाता है। इन्हीं चीजों की वजह से वो सरकारी नजरों में आ गया और सरकार ने उसकी इन सलाहियतों से फायदा उठाने का फैसला किया। नागराज ने अपने आप को बहुत बड़ा दहशतगर्द भी साबित किया है। उसने तशद्दुद के ऐसे ऐसे तरीके इजाद किए हैं कि पत्थर भी बोलने पर मजबूर हो जाएं। हमारी पुलिस बड़े बड़े मुजरिमों की जबान खुलवाने के लिए वही तरीके इस्तेमाल करती है। सरकार ने नागराज को बहुत से प्रोजेक्ट सौंप दिए हैं जिन्हें वो बड़ी कामयाबी से चला रहा है। दहशतगर्दी की तरबियत का कैंप तुमने तबाह कर दिया। जहर के इंजेक्शनों की तैयारी वाला मंसूबा आखिरी मरहले में है, मगर हेरोइन की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले केमिकल का मंसूबा बड़ी कामयाबी से जारी है। ये केमिकल बड़ी तादाद में कामयाबी से पाकिस्तान स्मगल किया जा रहा है। मैंने कहा, यह केमिकल कहाँ तैयार होता है? माउंट अबू में? राधा ने कहा, नहीं, इसकी फैक्ट्री पोखरान में है। वहीं से ये केमिकल सरहद पार थर और चोलिस्तान की तरफ स्मगल कर दिया जाता है। उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। मेरी और राधा की बातों के दौरान ही रत्ना चाय बनाकर ले आई और मैं चाय की चुस्कियां लेते हुए राधा की बातों पर गौर करता रहा। ऐसी बातें किसी आम आदमी के इल्म में नहीं होती, सिर्फ वही शख्स जान सकता है जिसका ताल्लुक अंदर से हो। राधा ने मुझे अपने बारे में कुछ और बताया था, लेकिन अब उसकी बातों से मैं बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गया था। क्या राधा भी अलका अग्निहोत्री की तरह रॉ या किसी और तंजीम से ताल्लुक रखती है और किसी खास मकसद के लिए मेरी मदद करके अपने आदमी मरवा रही है? मुझे खामोश पाकर उसने कहा, क्या सोच रहे हो? क्या कहीं तुम भी? मैंने उसकी तरफ देखते हुए जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ दिया। राधा ने हल्का सा कहकहा लगाया, बोली, मुझे शुबा था कि तुम ये बात कहोगे, लेकिन मेरे बारे में सच वही है जो तुम्हें बता चुकी हूँ। लेकिन तुम शायद भूल गए होगे कि मैं कई साल से अलका अग्निहोत्री के साथ थी और मैं उसके बहुत से राज जानती थी। अगर हमें उस रात आश्रम के तहखाने में रुकने का मौका मिलता तो तुम इत्मीनान से तमाम फाइलें पढ़ लेते। उसके पास नागराज के बारे में मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है। फिर बोली, मेरे बारे में तुम्हें इत्मीनान रखना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं करूंगी। तुम मुझे आजमा चुके हो और मैं मजीद हर आजमाइश के लिए तैयार हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम पर भरोसा है। अब हमें यूं हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठना चाहिए। मैं नागराज को इस शहर से निकलने का मौका नहीं देना चाहता। राधा ने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा, बोली, तो फिर क्या प्रोग्राम है?